नमस्कार। मैं नीरज सर फिर लेकर आया हूं ज्ञान अड्डा पर डेली करंट अफेयर की क्लास में। और आज हम करंट अफेयर का बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं। आपको पढ़कर भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाकर भी मजा आएगा, तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ अपने जीजिए यानी कि गुरु ज्ञान अड्डा क्लासेज पर। आज का क्वेश्चन करंट में चल रहा है कि हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने 26 जनवरी से पहले इस वर्ष का यानी कि वर्ष 2024 का पहला भारत रत्न देने की घोषणा करी थी। वो थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर। और उसके कुछ दिनों बाद में अब घोषणा कर दी है एक बार दोबारा से इस साल का दूसरा भारत रत्न देने की घोषणा। तो ये भारत रत्न किसको दिया जाएगा भाई? ये दिया जाएगा आपके लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी भाई, लाल कृष्ण आडवाणी को इस वर्ष का दूसरा यानी कि वर्ष 2024 का दूसरा भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने कर दी है। आपको याद ये रखना है, यहाँ पे फैक्ट ये होगा कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ही जो भारत रत्न अवार्ड है ना, इसकी 50 यानी कि अर्धशतक पूरा यानी कि भारत रत्न का अर्धशतक भाई पूरा हो चुका है। यानी कि 50वें व्यक्ति बन गए हैं। ये करंट में लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा करंट का। और खासकर जो दिल्ली पुलिस या अभी अपने आरपी राजस्थान पुलिस या फिर अपने वन पशु परिवीक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। भारत रत्न जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का है और जहां तक मेरा अनुभव है वो यहाँ से आएगा, वो यहां से आएगा क्योंकि 50वें व्यक्ति बन गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी इस भारत रत्न को पाने वाले। इसके अलावा भाई एक फैक्ट याद रखना, 1999 में वर्ष 1999 में 4 व्यक्तियों को सबसे ज्यादा था, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं दे सकते थे, लेकिन 4 व्यक्तियों को, सबसे अधिकतम 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिया गया है। तो इनके साथ ही कुछ व्यक्तियों की केंद्र सरकार ने घोषणा भी करी है। तो उनको अगर दिया जाए तो उनको मिलाकर वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को भाई मिलने वाला है भारत रत्न? 5 लोगों को मिलने वाला है अगर उनको दिया जाए तो। लेकिन मिल कितने को गया है? 2 को, जिनमें कर्पूरी ठाकुर और आपके पहले बने कर्पूरी ठाकुर 2 में से और दूसरे आपके बन गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अब भाई जब उनकी घोषणा हो जाएगी तो उनको भी बता देंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी आपका यही निकल कर आ रहा है कि 50वें व्यक्ति कौन बन गए ये पाने वाले? लाल कृष्ण आडवाणी। भाई लाल कृष्ण आडवाणी है ना, इससे एक चीज देख लेना। अब इसका फैक्ट बता रहा हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ के कि इनका जो जन्म है ना भाई 8 नवंबर 1927 को वर्तमान कहा? कराची। जो वर्तमान कहाँ भाई? पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था यानी कि आजादी से पहले। या हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के कराची शहर में 1927 में हुआ था। अब लाल कृष्ण आडवाणी से और बाकी के फैक्ट देख लीजिए भाई। ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं भाई। एक चीज, ये भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे भाई, याद रखना, अटल सरकार में भाई। ठीक है ना? कब रहे? जब अटल सरकार थी ना भाई, जब 99 का वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था, उस टाइम ये क्या थे? गृह मंत्री थे हमारे देश के। भाई भारत रत्न की बात कर रहे हैं ना, भारत रत्न के बाद में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी वर्ष 2015 में इन्हें मिल चुका है भाई, पद्म विभूषण। आपको पता होना चाहिए भाई, भारत रत्न के बाद में अगर भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सिविलियंस में तो वो हमारे पद्म पुरस्कार है, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तीसरी श्रृंखला पे आता है पद्म श्री। तो 2015 में इनको क्या मिल चुका है भाई? पद्म विभूषण मिल चुका है। परीक्षा में आने लायक चीज क्या हो सकती है? परीक्षा में आने लायक चीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी की जो उम्र है ना, इनकी उम्र हो चुकी है कितनी, 96। और ये फैक्ट याद रखना, कोई नहीं बताएगा, याद रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको कि 96 यानी कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई ना। तो भारत रत्न पाने वाले जीवित सबसे ज्यादा उम्र वाले पहले भारतीय, मतलब भारतीय तो वो है ही, लेकिन जो अब तक भारत रत्न दिया गया है ना, उसमें जीवित अवस्था में सबसे ज्यादा उम्र में इनको ये भारत रत्न दिया गया। भाई याद रखना, अटल बिहारी जी वाजपेयी थे ना, उनको भी इस उम्र में नहीं दिया गया था। 96 उम्र इनकी हो चुकी है। भारत रत्न की जब घोषणा करी थी उस टाइम भी 96 के थे। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बता देता हूं इंपोर्टेंट, भारत रत्न पाने वाले जीवित या सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। और भाई पहले, ये सबसे कम उम्र का भी है और पहला खिलाड़ी भी है, याद रखना। भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी, भाई याद रखना, दोनों का आंसर एक ही होगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 2014 में दिया गया था, पहली बार ही मिला था, ये भी खेल में पहली बार दिया गया था। और सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भी यही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और नजर डाल लेते हैं। भाई टोटल संख्या हमारी हो गई 50, देखिए यहां देख लीजिए, टोटल संख्या हमारी हो गई 50 भारत रत्न की। भारत रत्न टोटल संख्या कितनी हो गई, 50। अब इसमें से एक मोटा मोटा ये याद रखना कि 17 तो मरणोपरांत दे दिए गए हैं भाई। कितने कितने 17 भारत रत्न अभी तक मरणोपरांत दिए जा चुके हैं, यानी कि 17 ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, उनको 17 भारत रत्न 17 बार मिल चुका है अलग अलग लोगों को। 17वें नंबर के कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पहले ही मैंने बताया था आपको, जब कर्पूरी ठाकुर को मिला था कि भाई ये बिहार के उस मतलब पूर्व 2 बार रहे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे बिहार के, तो ये उनको मिला था 17वां। ठीक है भाई, कब मिला था, 2000 जनवरी 2024 में। डेट नहीं पूछेगा आपसे, जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो, और अगर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपसे कभी भी किसी भी कंपटीशन में किसी भी पुरस्कार की डेट नहीं पूछी जाती कि भाई कौन सी डेट को मिला। हाँ इतना पूछ सकते हैं कि भाई किस वर्ष मिला, ये कौन था, क्या था उनका पद क्या था, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये 17 व्यक्ति थे, अगर मोटा मोटा याद रखो तो जनवरी 2024 में इनको दिया जा चुका है। और ये कब दिया जा चुका है भाई, फरवरी में हुई है, अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा। भारत रत्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब भारत रत्न तो हम पढ़ ही रहे हैं, बार बार मैं अपने रिपीट करता हूँ क्वेश्चनों को आपको जब मैं बताता हूँ सेशन। तो देखिए भारत रत्न पहली बार 3 व्यक्ति को ही दिया गया था। ठीक है, तीनों जीवित अवस्था में थे, जीवित 3 लोगों को दिया गया था और 1954 में दिया गया था। शॉर्ट में बता देता हूँ किस किस को दिया गया था। राधा सर्वपल्ली, राधा कृष्णन। ठीक है भाई, ये कौन थे, ये उपराष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे भारत के राष्ट्रपति। तीसरा था राजा जी, उपनाम है भाई राजा जी, किस, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, तो गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत। वैक्टरमन जो किसके थे भाई, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था, वैज्ञानिक थे। रमन प्रभाव जो एक खोज करी थी रसायन शास्त्र में इन्होंने, रमन प्रभाव बोला जाता है। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद में भारत रत्न, शुरुआत मैंने आपको बताई थी, इसमें होता क्या है, इसमें भाई कोई कीमत नहीं दी जाती, कोई पैसा सोना चांदी कुछ नहीं मिलता। इसमें बस एक इस तरह की एक ताम्र ताम्र वो पीपल का पत्ता होता है। ठीक है, उसके ऊपर भारत रत्न लिखा होता है और सूरज का एक चित्र बना होता है जिसमें किरणें दिखाई गई होती हैं सूरज की, बस वो लिखा होता है। और ये
ताम्र का होता है, मतलब होता है, और उसपे चांदी में क्या लिखा होता है, भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है, भारत रत्न, चांदी में लिखा होता है। इसके साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बस ये, इसमें राशि कुछ नहीं मिलती है। पूछा गया है एक बार, ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में पूछा था। मेरे एक स्टूडेंट है, जब मैं कहीं संस्थान में पढ़ा रहा था, तो उसने पूछा था कि सर भारत रत्न में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, पुरस्कृत राशि दी जाती है। तो भाई इसमें नहीं दी जाती पुरस्कृत राशि। ठीक है, ये सिविलियन अवार्ड है भारत का सबसे बड़ा, इसमें फैसिलिटीज बहुत दी जाती हैं, लेकिन इसमें इसमें पाने वाले को लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में जाके कार्रवाई में वो बैठ सकता है। ठीक है, जिस स्टेट का वो, मतलब जिस स्टेट में भ्रमण पे जाता है, वहां का वो राजकीय मेहमान बन जाता है, यानी कि राज्य के सम्मान पाने वाला, मतलब पूरी पुलिस फोर्स वगैरह उसके साथ रहेगी। इस तरह के कई सम्मान मिलते हैं, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे, मोटा मोटा आप ये देख लेना, है ना। इसी के साथ देखो, अब ये तो हो गई 2014 की वो लास्ट, सॉरी 1954 की। लास्ट में कब दिया भाई, लास्ट में 2019 में मिला था। ये भी 3 आदमियों को मिला था। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका। ठीक है भाई, तो आपको पता ही है भाई, असमिया भाषा के ये लेखक थे, सिंगर थे, प्रोड्यूसर थे, और फिल्म निर्माता मतलब, और इसके अलावा गायक थे, लेखक थे, कवि थे, असमिया भाषा के कवि थे, ये याद रखना। और तीसरा है आपका, इन ये जो नानाजी देशमुख थे, इनको याद रखना, आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति थे। दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्था, कौन सी, दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के संस्थापक थे भाई। ये पूछा गया प्रश्न है भाई दिल्ली पुलिस में। जब 2019 में ये अवार्ड इनको दिया जाने की घोषणा करी थी, उस टाइम दिल्ली पुलिस का पेपर था, आसपास 2019 के आसपास हुआ था जो, उसमें ये पूछा गया था कि भारत रत्न से सम्मानित हाल ही में नानाजी देशमुख किस संस्था से ताल्लुक रखते हैं, या किस संस्था के संस्थापक है, ऐसा कुछ था वो प्रश्न। तो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। तो ऐसे मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भाई। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो पूरा फिगर लेके चलता हूँ। ठीक है, पूरा फिगर बताता हूं मैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जो ये भूपेंद्र हजारिका है ना, इनको कुछ सम्मान दिए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था ना भाई, 2022 से 23 में आसपास हुआ था, उसमें ये पूछा गया भूपेंद्र हजारिका के बारे में। क्या पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ भाई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा जगत का भारत रत्न बोल दो, या नोबेल बोल दो, या जो भी आपका मन करे वो बोल दो, लेकिन भारत रत्न, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय जगत सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, ये दिया गया था। अब इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं मैं बता देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। फिर इनको मिला था 2009 में असोम रत्न, कौन सा, असोम रत्न। और 2015 में शायद इनको मिला था पद्म श्री, पद्म श्री भी इनको मिल चुकी है। एक नोट लगा के आप इसको अपने उसमें नोटबुक में लिख लेना, चाहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, कि भाई ये जो भारत रत्न अवार्ड है ना, भारत रत्न अवार्ड, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत रत्न अवार्ड अब तक, यानी कि 2024 तक, ठीक है भाई, एक साथ 3 लोगों को, कितने लोगों को भाई, 3 लोगों को 6 बार मिल चुका है बस। बाकी कौन सा भारत रत्न 4 व्यक्तियों को कब मिला, अकेले को कब मिला, 2 को कब कब मिला, नहीं पूछा जाएगा। एक साथ 3 को कब तक, क्योंकि ये जो श्रृंखला चल रही है ना भाई, ये 3 की चल रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये। ठीक है, 3 वाली श्रृंखला चल रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना, 3 लोगों को एक साथ ये कब कितनी बार मिल चुका है, 6 बार, याद रखना। वर्ष आपसे नहीं पूछेगा, वर्ष आपसे नहीं पूछेगा। अगर ये 5 लोगों को 2024 में मिलता है, तो ये चीज याद रखने की है भाई। दूसरा नोट भाई ये देख लेना, 4 लोगों को कब दिया गया,
ठीक है। ये एक ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये इकलौता है, अभी तक ही मिला 4 लोगों को एक साथ, अटल सरकार 1999 में। ठीक है, 4 लोगों को एक साथ दिया। वैसे आपको पता है कि 3 से अधिक लोगों को मिल ही नहीं सकता, प्रावधान ही नहीं है। लेकिन अभी तो भाई 5 की घोषणा कर दी है, बताते हैं, सुनने में आ रहा है न्यूज में कि 5 की घोषणा कर दी है, 4 को 99 में मिल चुका है। तो एक तरह से कहें तो ये तथ्य गलत हो जाता है कि भाई एक साथ, लेकिन ठीक है, उसके प्रावधान में है भारत रत्न के कि भाई एक साथ 3 लोगों को मिलेगा, इससे अधिक नहीं है। तो हमें तो पढ़ना है। बाकी जो मोटा मोटा फिगर है भारत रत्न का वो मैं आपको बता चुका हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई हाल ही में एक राज्य है भारत का, वहां के राज्यपाल हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको बताना है कि ये कहाँ के, किस राज्य के राज्यपाल हैं या थे। नहीं, किस राज्य के राज्यपाल थे आएगा भाई, है नहीं, तो इस्तीफा दे दिया, कहानी खत्म हो गई। तो पंजाब लिख देना भाई, पीबी। ठीक है, पंजाब के ये क्या थे भाई, राज्यपाल थे। तो हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने अपने निजी कारणों के चलते, कारण नहीं बताए, तो भाई मेरी मर्जी है, मेरा मन भर गया तो मैंने इस्तीफा दे रहा हूं, तो अपने निजी कारणों के चलते पंजाब राज्य के राज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति जी को दे दिया। किसको देता है भाई, राज्यपाल इस्तीफा किसको देता है, राज्यपाल इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। भाई भारत के संविधान के 153 से 167 तक जो अनुच्छेद है ना भारतीय संविधान का, उसके अंदर भारत के राज्यपाल का क्या है भाई, वर्णन किया गया है, इस पद को वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 153 से 167 तक। भाई शपथ की बात कर लेते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो भाई जिस राज्य का वो राज्यपाल बन रहा है ना, तो वहां का जो हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, वो उसको क्या दिलाएगा भाई, शपथ दिलाएगा। और ये हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत, किसके तहत, 159 के तहत शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया है। खैर, और ये मैंने आपको बता दिया कि भाई राज्यपाल किसको इस्तीफा देता है, इस्तीफा, तो इस्तीफा देता है भाई ये सीधा राष्ट्रपति को जाकर। तो देखिए भाई, ये सन 2021 में 36वें राज्यपाल बने थे भाई, आपके कहाँ के, पंजाब के। कौन से, 36वें क्रम के राज्यपाल बने थे 2021 में। भाई एक चीज यहाँ पे डाउट करने वाली है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा चंडीगढ़ का राज्यपाल, अरे सर चंडीगढ़ तो राजधानी है, शहर है, चंडीगढ़ का कोई राज्यपाल होगा क्या, हाँ भाई होगा। पंजाब की राजधानी क्या है भाई, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है भाई, हरियाणा की। अरे सर जी ये क्या कर दिया, पंजाब की भी बता रहे हो, हरियाणा की भी बता रहे हो, हाँ भाई दोनों राज्यों की संयुक्त क्या है, ये दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी क्षेत्र है। और इसी के साथ में ये क्या है भाई, यूनियन टेरिटरी। इसी के साथ में क्या है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो इसलिए चंडीगढ़ का भी राज्यपाल बोला जाएगा, इनके साथ साथ, पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का भी राज्यपाल बोला जाएगा। ठीक है भाई, दोनों का हाई कोर्ट एक लगता है, यानी कि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, किसी कंपटीशन में पूछ ले भाई वर्तमान में हरियाणा के मुख्य चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है भाई, जो हरियाणा का वही पंजाब का, जो पंजाब का वही हरियाणा का है। आपसे पूछ ले पंजाब का हाई कोर्ट कौन सा है, तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। हरियाणा का कौन सा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। याद रखना भाई। हरियाणा की राजधानी पता कौन सी है, हरियाणा की राजधानी तो भाई चंडीगढ़ ही है, लेकिन आपसे पूछ ले हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो भाई याद रखना गुरुग्राम है। जी जी, अपना वाला जी जी, हमारा वाला गुरु ज्ञान अड्डा, तो जी जी गुरुग्राम याद रखना। पुराना नाम क्या था गुरुग्राम का भाई, पुराना नाम क्या था, गुड़गांव, याद रखना।
अच्छा, 2021 में 36वें राज्यपाल बने थे और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया, ये आपको याद रखना 2021 में। बनवारीलाल पुरोहित हैं, वो भाई 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 3 बार। और भाई मध्य भारत का यानी कि मिडिल इंडिया का एक बहुत पुराना अखबार था अंग्रेजी का, फेमस अंग्रेजी अखबार था भाई एक बहुत पुराना, जो अब तक चल रहा है, क्या, द हितवाद। हिंदी में देख लो भाई, द हितवाद, इसके एडिटर थे, ये रह चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं भाई। तो ये तो था बनवारीलाल पुरोहित के बारे में। बात कर लेते हैं पंजाब की। राजधानी भाई आपकी हो गई चंडीगढ़। भगवंत मान तो भाई यहाँ के सीएम है, डिप्टी सीएम यहाँ कोई है नहीं, भगवत मान, क्या नाम है, भगवत मान। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल थे, इस्तीफा दे दिया। राज्य पशु देख लेते हैं, राज्य पशु काला हिरण, पंजाब का राज्य पशु भाई काला हिरण, ठीक है, याद रखना। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट और चिंकारा। राज्य पक्षी देख लो भाई पंजाब का, बाज है बाज, 1.25 लाख चिड़ियानु बाज लड़ाऊ, गुरु गोविंद सिंह नाम रखाऊ। तो पंजाब का स्टेट बर्ड क्या हुआ, बाज। भाई राज्य पुष्प कौन सा है, भाई कमल, सॉरी कमल तो हरियाणा का है, कमल नहीं है, लिली है, लिली, लिली, ठीक है। राज्य खेल पंजाब का, राज्य खेल पंजाब का है गतका, गतका है भाई, कौन सा, गतका। गतका आप जानते हो ना, जब ये झांकी वगैरह जो सिखों की निकलती है, या जैसे गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है या गुरु नानक जयंती होती है, उस समय जो सरदार पंच प्यारे होते हैं ना, उनके द्वारा वो तलवारबाजी और वो कलाकारी दिखाई जाती है, पारंपरिक जो हथियार होते हैं सरदारों के, है ना, उनसे खेलने वाला एक हथियारों वाला जूडो कराटा, उस तरह का एक खेल होता है, गतका बोलते हैं, ठीक है। राज्य नृत्य देख लीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य नृत्य, राज्य नृत्य है भाई, नृत्य। हाँ भाई हरियाणा का बता दो, कमेंट करके बता देना हरियाणा का, वैसे कुश्ती है मैं बता देता हूँ, भांगड़ा, क्या भाई, भांगड़ा फेमस है, भांगड़ा वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो। हरियाणा का भी बता दो फिर लगे हाथ, फाग, फाग नृत्य है ना, फागण आने वाला है भाई, फागण आने वाला, फाग नृत्य होगा, हरियाणा का राज्य नृत्य है। राज्य मिठाई, राज्य मिठाई जलेबी है भाई, जलेबी राष्ट्रीय मिठाई भी है, याद रखना। राज्य मिठाई पंजाब की राज्य मिठाई है, राष्ट्रीय मिठाई भी है जलेबी। हरियाणा की बता दो कमेंट में। पंजाब की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट बता दो, पंजाब की राज्यसभा सीट बता दो, राज्यसभा की, ठीक है भाई, और एमएलए सीट बता दो। भाई देखो 13 तो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, 7 है आपकी राज्यसभा की, और 117 आपकी विधानसभा की है। ये आपका पूरा पंजाब हो गया भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री ने आईएनएस संध्याक को कहां कमीशन किया, यानी कि भाई क्या है ये आईएनएस, क्या है संध्याक, क्या है। तो देखिए संध्याक है ना भाई, ये तो हमारे शिप का नाम है, ये एक शिप है, ठीक है, नेवी का, और इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, आईएनएस, ठीक है। इसको भाई कमीशन किया है, कमीशन का मतलब वो वाला कमीशन नहीं है जो जेब भर लेते हैं भाई, जमीन जेब भरने वाला कमीशन नहीं है ना, गलत मत मान लेना। कमीशन का मतलब होता है कहाँ तैनात किया है, या कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ इसको लगाया गया है अपने काम में, ठीक है। तो ये भाई आपका विशाखापट्टनम, कहाँ, विशाखापट्टनम,
भाई अपना आंध्र प्रदेश है ना, वहां पे आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। भाई क्यों किया गया है, क्यों किया गया? तो समुद्र की निगरानी बढ़ाने, समुद्र की निगरानी बढ़ाने भारतीय नौसेना के वेसल, भारतीय नौसेना के वेसल के लिए आईएनएस संध्याक को विशाखापट्टनम पोत पर क्या किया गया है भाई, मतलब कमीशन किया गया है। रेंज की खासियतों की बात करेंगे कि ये 11,000 किलोमीटर क्षेत्र तक इसकी रेंज रहेगी, यानी कि इसकी नजर रहेगी। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा भाई, समुद्री तटों से लेकर, समुद्री तटों से लेकर और समुद्री बंदरगाहों तक की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। ठीक है, रेंज इसकी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बाद में बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या निकलेगा इससे, पर हम पूरे को लेते हैं। भाई इसकी जो सबसे अहम खासियत है वो है भाई, ये बोफोर्स एक तोप है हमारी। ठीक है, बोफोर्स का आपने नाम सुना होगा, बोफोर्स घोटाला, वही बोफोर्स तोप इस पर सेट की गई है, यानी कि इस पर लगाई गई है। इसके अलावा इसमें कुछ खास तरह के हेलीपैड है, जिसमें चेतक, जो कि भारत में ही निर्माण किया गया था, वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर, उसकी लैंडिंग कराई जा सकती है भाई, चेतक की लैंडिंग कराई जा सकती है इस पर। इसके निर्माण की बात करें ना कि ये बनाया किसने, ये जो हमारा संध्याक है इसको डिजाइन किसने किया, इसको लास्ट अंजाम किसने दिया बनाने का, किसने इसका निर्माण किया? तो भाई याद रखना, निर्माता हैं आपके गार्डन रिप शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण किया। ये लोकेट कहाँ, ये है कहाँ भाई, ये कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ये भी आप याद रखना, कोलकाता में कंपनी है गार्डन रिप शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसने इसको निर्मित किया है, बनाया है। भाई मुख्य कार्य क्या है कि सर्वे और नेविगेशन को बेहतर करना। भारतीय नौसेना के लिए सर्वे, यानी कि जो सर्वे होता है ना, समुद्री सर्वे, उसको, और नेविगेशन, जो समुद्री नेविगेशन होता है, दिशा सूचक, उसको बेहतर करना कर देगा। इसी के साथ साथ समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोग्राफिक टेक्निक की मदद से, यानी कि तकनीक की मदद से साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य जुटाना, ये इसके मुख्य कार्य है भाई। इसको क्या है कि भाई भारतीय जो नौसेना है ना, वो अन्य कार्यों में भी यूज लेगी, अन्य कार्यों में ये तो इसका मुख्य कार्य है, ये इसका है ही मुख्य कार्य, लेकिन इसके अलावा जो भारतीय तट रक्षक बल है, ठीक है भाई, ये किसकी बात थी, भारतीय नौसेना की, भारतीय तट रक्षक बल या भारतीय सर्वेक्षण, जो ऐतिहासिक चीजों का जो सर्वेक्षण करते हैं ना, उसके उसके भी काम ये आएगा। और उसमें क्या काम आएगा, गहरे और उथले पानी में मल्टी बीम इको साउंड प्रोसीड करेगा भाई, क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, मतलब कि फैलाएगा। समुद्र में जो उथला या गहरा पानी होता है ना, वहां पे जाके ये मल्टी बीम इको साउंडर प्रोड्यूस करेगा, और उसकी मदद से जो समुद्र के गहराइयों में हलचल होती है ना, समुद्र की गहराइयों में जो हलचल होती है, उसको ये पढ़ेगा, उसको ये डाटा, उसका डाटा इकट्ठा करेगा, और अपना जहां इसका मेन मेमोरी पॉइंट होगा वहां तक उसको सूचना पहुंचाएगा, जो कि इसको कंट्रोल करने वाला होगा, वहां तक उसको सूचना पहुंचाएगा कि भाई समुद्र के नीचे गहराइयों में क्या हलचल हो रही है। भाई एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेना यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या रहेगा कि भाई ये सब खासियत तो इसमें है ही है, लेकिन इसमें एक खासियत और है, और वो खासियत क्या है कि भाई इसमें सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि ये वाला जो सिस्टम है, सैटेलाइट से डायरेक्ट
सैटेलाइट बेस्ड का मतलब क्या हो गया, जो सैटेलाइट सीधा सैटेलाइट से संपर्क में हो। भाई ये जो बनाए जा रहे हैं ना, ये जो बनाए पिछले साल यानी कि आज से 3 साल या 4 साल पहले इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में स्व निर्मित आईएनएस बनाए जा रहे हैं, उनमें से पहला आईएनएस संध्याक है। कितने बनाए जाने की घोषणा की थी? 4। कौन सा कमीशन हो गया? संध्याक 1। कितने आने वाले, कितने आने के लिए बाकी हैं? 3। ये आप ध्यान रखना, मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया। एक पहल थी ना भाई प्रधानमंत्री की कि मेक इन इंडिया, इंडिया में ही बनेगा, इंडिया में ही निर्मित होगा, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। आईएनएस संध्याक का एक पुराना वर्जन था, पुराना वर्जन था, ठीक है, आईएनएस संध्याक, इसी का एक पुराना वर्जन था जिसने भारतीय नौसेना में अपनी कमीशन दिया था 1981 से 2021 तक भाई कमीशन दिया था, है ना, कमीशन रहा था, मतलब कि उसने अपनी सेवाएं दी थी भारतीय नौसेना में। तो वो ज्यादा ओल्ड हो गया था, तो उसका अपडेट वर्जन है ये, किसका? आईएनएस संध्याक का जो पुराना वर्जन था उसका अपडेट वर्जन इसे लाया गया है। और जो ये पुराना वर्जन था ना भाई, ये 2021 में रिटायर हो गया था, जैसे पुराना वर्जन था इसे 2021 में रिटायर कर दिया था, उसकी जगह फिर अभी ये 2024 में इसका अपडेट वर्जन आ गया है, जिसका नाम आपको याद रखना है, आईएनएस संध्याक। नौसेना की बात चल रही है, नौसेना की, तो नौसेना के वर्तमान में भाई हमारे अध्यक्ष कौन है, यानी कि नौसेना का एडमिरल कौन है? तो एडमिरल RHK, यानी कि राम हरि कुमार। बहुत सी जगह आर हरि कुमार होता है, तो आर का मतलब कंफ्यूज मत होना यार, आर का मतलब राकेश है, राजेश है, नहीं, राम हरि कुमार। कौन? राम हरि कुमार। भाई भारतीय जो हमारी भारतीय नौसेना है ना, इसके 5 जोन है। कितने? 5 जोन है। इसके अलावा नौसेना की बात हो रही है तो चीफ ऑफ आर्मी CDS डिफेंस स्टाफ, यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, याद रखना भाई। दूसरे हैं अनिल चौहान, ठीक है भाई, दूसरा कार्यकाल है, सेकंड। पहले कौन थे? विपिन रावत, फर्स्ट, ठीक है भाई, ये याद रखना। नौसेना दिवस 14 दिसंबर, नौसेना एडमिरल राम हरि कुमार, ठीक है। CDS अनिल चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, पहले विपिन रावत। 5 जोन। आंध्र प्रदेश की बात हुई है ना, आंध्र प्रदेश राजधानी देख लेते फटाफट। अमरावती इसकी राजधानी है। 3 राजधानी है, मुख्य राजधानी आपकी अमरावती होगी, मुख्य राजधानी अमरावती होगी, जो कि क्या है आपकी विधायी, यानी कि विधानसभा, विधायी आपकी राजधानी है। कुंडुल आपकी न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है, यानी कि प्रशासनिक विशाखापट्टनम आपकी राजधानी है, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ रक्षा मंत्री की बात हो रही है, रक्षा मंत्री याद रखना वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है राजनाथ सिंह। भाई पूछा जाने वाला प्रश्न है, 4th क्लास की भर्ती हुई थी, ये पता नहीं कौन सा पेपर था, 4th क्लास का पेपर था, उसमें पूछा गया था। हाई कोर्ट 4th क्लास की कर्मचारियों की भर्ती थी, उसमें पूछा गया था, एक पेपर हुआ था नामात्र के लिए, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र बताइए। 99% बच्चे फेल, जो IAS की तैयारी कर रहे थे ना, जो अपना IQ लेवल देखने, वो पेपर लेवल देखने के लिए कि भाई मैं किस स्तर की तैयारी कर रहा हूँ, तो चलो यार ये पेपर देख लेते हैं। होता कुछ नहीं है, पेपर फाइट कर जाते हैं, लेकिन जो कम होशियार बच्चे होते हैं ना, जो डल होते हैं, जो गिर पड़ के पेपर पास करते हैं, उनके लिए भारी कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों ने इसका 1% में थे ऐसे बच्चे, और उन्होंने इसका उत्तर दिया था लखनऊ, और जो कि राइट आंसर है भाई, है ना। वर्तमान में कहां से सांसद है भाई? राजनाथ सिंह लोकसभा सांसद है लखनऊ से, याद रखना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप अपने गुरु ज्ञान अड्डा परिवार से अधिक जुड़ें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें,
सब्सक्राइब करें सेशन अगर आपको एकदम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो इसको शेयर करें। और साथ में एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे रहा हूँ, राजस्थान जो भौगोलिक अभी परिवेश बदला है, कई जिले बने हैं, कई संभाग युक्त हुए हैं, तो राजस्थान के बारे में एक छोटी छोटी क्लास मैं आपको 10-10 मिनट 15-15 मिनट की एक क्लास शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का प्यार दिखाते हुए आप उस पर भी मुझे फॉलो करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में यूपीआई को लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। आपको पता ही होगा अभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत में आमंत्रित किए गए थे मैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो थे। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। भाई इसमें एक शब्द आया यूपीआई। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि आप एक ऐसे माध्यम से अपना पैसा जो मोबाइल टू मोबाइल भेज सकते हैं या मोबाइल टू बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, ऐसे माध्यम को क्या कहा गया है? यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए आप अपने पैसे को सीधा किसी दूसरे के खाते में या अपने किसी बैंक खाते में भेज सकते हैं। ये कौन कौन से माध्यम हो सकता है भाई? तो ये मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये याद रखना। अब भाई यूपीआई फ्रांस में लागू हुआ तो मोटा सा एक सवाल उभर कर आता है कि फ्रांस में भी कोई ऐसी कंपनी होगी जिसने इसको वहां लागू कराने के लिए भारत से एमयू करा होगा या कोई डील करी होगी। बिल्कुल। तो उस कंपनी का याद रखना, मैं आपको बता देता हूं कि भारत से और फ्रांस की तरफ से कौन सी दो कंपनियों ने ये डील की है। तो देखो, ये जो डील हुई है ना, ये हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको कि हम शॉर्ट में एनपीसीआई बोलते हैं, और लाइरा कनेक्ट, ये फ्रांस की आपकी कंपनी है। इन दोनों के बीच में इसके लिए समझौता किया गया है इस डील को लागू करने के लिए। आपको पता होगा जब मैक्रोन जयपुर के भ्रमण पे आए थे ना भाई, तो मोदी ने उनको चाय पर बात के लिए इनवाइट किया हुआ था, चाय पर बात, जिसमें आपने एक उनकी मैगजीन में अखबारों में एक फोटो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, जिसमें मैक्रोन और वो दोनों चाय के मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं और उनको पेमेंट करते यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए, चाय का पेमेंट करते हुए दिखाया गया था, और मैक्रोन को समझा रहे हैं कि कैसे यूपीआई काम करता है। तो ये वही है, बस उसी प्रक्रिया को फ्रांस में लागू कर दिया गया है। यूपीआई का कार्य क्या होता है? तो यूपीआई का कार्य होता है कि आप एक सहज और सरल आसान तरीके से सीधे अपने मोबाइल से पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में या किसी भी खाते में आप भेज सकते हैं, चाहे वो पूरे देश में कहीं भी हो। चाहे आंध्र प्रदेश का खाता हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे आपका पांडुचेरी का हो, चाहे आपका केरल का हो, आप राजस्थान में बैठे हो, चाहे जम्मू कश्मीर भेजो, चाहे लेह लद्दाख भेजो, चाहे कहीं भी भेजो। किस किस माध्यम से? मोबाइल टू मोबाइल, इस यूपीआई के माध्यम से मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल टू बैंक अकाउंट, ये आपको मैं बता चुका हूं मुख्य का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं भाई, इसी से संबंधित, यूपीआई से संबंधित, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का पहला देश, मैंने आपको बताया कि दुनिया का पहला देश जिसने यूपीआई लागू किया, तो भाई उत्तर याद रखना, दुनिया का पहला देश यूपीआई लागू किया जिसने, ठीक है भाई, कौन सा? तुरंत जवाब मत दिया करो, फ्रांस, नेपाल है, ठीक है। फ्रांस तो भाई यूरोप का पहला देश बना है, दुनिया का दूसरा देश बन गया है। थोड़ा दिमाग पे जोर दिया करो। दुनिया का पहला देश बना है नेपाल। फ्रांस अगर यूरोप को हटा दें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो दूसरा देश फ्रांस है। अगर यूरोपीय देश पूछें तो पहला फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन को समझा करो,
फ्रांस। जवाब दे दिया फ्रांस। एक क्वेश्चन और निकल के मेरे याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि यूपीआई लाइट फीचर ऐप को लॉन्च करने वाला ऐप कौन सा था भाई? यूपीआई लाइट फीचर को किसने लॉन्च किया था भाई? भाई उसी ने लॉन्च किया था जिसकी अब खानी ठाठाएं हो गई। यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला देश का पहला बैंक बना था पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा बना था? पेटीएम पेमेंट बैंक। याद रखना भाई, टाटा खानी फिक्स कर दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। उसको बोल दिया भाई अब आप बैठे रहो। एक और मेरे क्वेश्चन याद आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है भाई आपका इंडिया का? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला ऐप कौन सा है? तो भाई याद रखना, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला ऐप है आपका मोबीक्विक। ठीक है भाई, ये कुछ सवाल थे यूपीआई से संबंधित जो मेरे दिमाग में कूद रहे थे, अब आपको दे दिए, अब आपके दिमाग में ये कूदेंगे। ठीक है, फ्रांस की बात आ रही है। 2024 में 33वें ओलंपिक भाई यहीं पे, कहाँ पे? फ्रांस के कैपिटल पेरिस में लॉन्च होने वाले हैं भाई। ठीक है, पेरिस में आयोजित होने वाले हैं भाई। फ्रांस की बात कर लेते हैं, फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रांस की जो राजधानी है ना भाई, वो है पेरिस। सेन नदी है भाई। कौन सी नदी है? सेन नदी। जैसे हमारा लखनपुर, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना, ऐसे ही पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस शहर, वो सेन नदी के किनारे बसा हुआ। स्टेटिक का क्वेश्चन है भाई, याद रखना। यहाँ के पहले आपको मैं राष्ट्रपति बताऊंगा, मैनुअल मैक्रोन। मैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, मैनुअल मैक्रोन। ठीक है, यहाँ के पीएम, पीएम भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दुनिया का पहला आदमी समलैंगिक, यानी कि दुनिया के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं आपके फ्रांस में। ठीक है, नाम क्या है? नाम देख लेते हैं। गैब्रियल एटल, दुनिया के पहले समलैंगिक, किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश के पहले समलैंगिक यानी कि गे प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? गैब्रियल एटल। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और वैसे देखो, हंसी मजाक की बात तो अलग है, अब यूपीआई फ्रांस में है लागू। ठीक है, जिस जिस भाई को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक एलिफेंट टावर घूमना हो ना, तो अपने ही पलंग से यूपीआई कर देना, टिकट यूपीआई पे उपलब्ध है। ओके।